नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी EAST ईस्ट ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार भारतीय AI मॉडल के 6 महीने में तैयार होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने पलार नदी में चर्म शोधनशालाओं यानी टैनरीज से अनुपचारित अपशिष्ट के बहाव को रोकने के लिए निर्देश जारी किए। एक अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर अंतः प्रजाति आनुवंशिक विविधता में गिरावट आई है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क 2023-24 प्रभाव रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी EAST ईस्ट ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया। ईस्ट को चीन के कृत्रिम सूर्य के रूप में भी जाना जाता है। इसने 1000+ सेकंड के लिए स्टेडी स्टेट हाई कन्फाइनमेंट प्लाज्मा ऑपरेशन को बनाए रखा, जिसके बाद ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच गया। टोकामक एक ऐसी मशीन है जो संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को डोनट के आकार में सीमित कर देती है। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन और विखंडन की। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही एक भारी तत्व यानी उच्च परमाणु द्रव्यमान संख्या को खंडों में विभाजित करता है। इससे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस उपलब्धि का महत्व देखें तो यह संलयन आधारित परमाणु रिएक्टर्स की ओर एक कदम है। ये रिएक्टर्स पवन, सौर आदि स्वच्छ ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इससे विश्व ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब नाभिकीय संलयन के लाभ भी जान लेते हैं। पहला है उच्च ऊर्जा उत्पादन। ये किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा है प्रचुर मात्रा में और किफायती ईंधन। इसमें सस्ती इनपुट सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो लगभग असीमित मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, हाइड्रोजन, लिथियम आदि। तीसरा है पर्यावरण के अनुकूल। इससे शून्य उत्सर्जन होता है और यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता है। और आखिरी है सुरक्षित और स्वच्छ प्रक्रिया। संलयन रिएक्टर हीलियम नामक अभिक्रिय गैस का उत्पादन करते हैं। वे ट्रीटियम नामक रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्पादन और पुनर्चक्रण भी करते हैं, जिसकी हाफ लाइफ छोटी होती है। नतीजतन संलयन से लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। खबर के अंत में नाभिकीय संलयन में चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली चुनौती है अत्यधिक तापमान की आवश्यकता। संलयन के लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो सूर्य के कोर से भी अधिक है। दूसरा है प्लाज्मा नियंत्रण। ऐसे उच्च तापमान पर पदार्थ केवल प्लाज्मा अवस्था में ही मौजूद रहता है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्लाज्मा को स्थिर रखना मुश्किल होता है। प्लाज्मा अवस्था में परमाणु धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। और आखिरी है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों के संपर्क से बचाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके एक अलग स्थान में रखना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार भारतीय AI मॉडल के 6 महीने में तैयार होने की संभावना है। उन्होंने इंडिया AI मिशन के तहत प्रस्तावों के लिए आह्वान भी किया है। इसमें भारतीय डेटा सेट का उपयोग करके स्वदेशी फाउंडेशनल AI मॉडल के विकास में सहयोग करने के लिए स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। आइए भारतीय AI मॉडल की विशेषताएं जान लेते हैं। पहला है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि GPUs। शुरुआत में इसे 10,000 GPUs के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसे आगे बढ़ाकर 18,693 GPUs करने की योजना है। GPU एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर है जो एक साथ कई डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इससे वह मशीन लर्निंग, वीडियो एडिटिंग आदि के लिए उपयोगी हो जाते हैं। दूसरा है लागत प्रभावी। 40% सरकारी सब्सिडी के बाद भारत के AI मॉडल कंप्यूटेशन की लागत 100 रुपए प्रति घंटा से भी कम होगी। वर्तमान में वैश्विक मॉडल कंप्यूटेशन की लागत 2.5 से $3 प्रति घंटा है। तीसरा है बहुआयामी उपयोग। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, जलवायु और शासन व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में
स्केलेबल एवं प्रभावशाली एआई समाधान बनाया जा सकता है। स्वदेशी एआई मॉडल्स की आवश्यकता क्यों है, ये जानते हैं। पहला है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। वैश्विक मानकों को प्राप्त करने और भारत के संदर्भ में विशिष्ट चुनौतियों से निपटने व अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी एआई मॉडल्स जरूरी हैं। दूसरा है नैतिक एआई पर ध्यान केंद्रित करना। नैतिक एआई पद्धतियों को प्राथमिकता देना, समावेशिता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पूर्वाग्रहों के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने तथा देश की सांस्कृतिक व सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए आवश्यक है। तीसरा है डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना। अपनी डिजिटल अवसंरचना को नियंत्रित करने की राष्ट्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी एआई मॉडल्स जरूरी हो जाते हैं। साथ ही डेटा से लेकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक संपूर्ण एआई आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण करने के लिए भी आवश्यक हो जाते हैं। चौथा है सुरक्षा और डेटा संरक्षण। एआई पूर्वाग्रहों को कम करने, व्याख्यात्मक एआई फ्रेमवर्क और एआई निजता रणनीतियों सहित सुरक्षा पहले सुनिश्चित करने आदि के लिए स्वदेशी एआई मॉडल्स की आवश्यकता है। आइए अब स्वदेशी एआई मॉडल्स विकसित करने की भारतीय पहले भी जान लेते हैं। पहला है इंडिया एआई मिशन, एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना। दूसरा है इंडिया एआई मिशन के सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर के तहत इंडिया एआई सुरक्षा संस्थान, एआई से संबंधित जोखिमों और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना। तीसरा है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स यानी कि LMMs और डोमेन विशिष्ट आधारभूत मॉडल्स विकसित करना एवं उपयोग में लाना। सुप्रीम कोर्ट ने पलार नदी में चर्म शोधनशालाओं यानी टैनरीज से अनुपचारित अपशिष्ट के बहाव को रोकने के लिए निर्देश जारी किए। ये निर्देश वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996 मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार जारी किए गए हैं। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत यानी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को सतत विकास का अनिवार्य घटक बताया है। आपको बता दें, प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत के तहत जो भी प्रदूषण फैलाता है उसे प्रदूषण रोकथाम और प्रबंधन की लागत वहन करनी होती है। इसका उद्देश्य प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाना है। वहीं एहतियाती सिद्धांत वास्तव में निर्णय प्रक्रिया में शामिल हितधारकों को ऐसे मामलों में एहतियाती कदम उठाने की अनुमति देता है जहां पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर खतरे के ठोस प्रमाण पूरी तरह से स्पष्ट ना हो। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। राज्य सरकार को प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देना होगा जिसे प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत के तहत प्रदूषण फैलाने वालों से वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक विशेषज्ञ समिति गठन करने का निर्देश दिया है। यह समिति पर्यावरण को होने वाली क्षति का आकलन करेगी और उससे निपटने के लिए उपाय सुझाएगी। अब चमड़े के कारखानों के अपशिष्ट से पलार नदी में प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की पलार नदी चर्म शोधनशालाओं से निकलने वाले अनुपचारित रासायनिक अपशिष्ट से अत्यधिक प्रदूषित हो रही है। इन अपशिष्टों में क्रोमियम जैसी विषाक्त भारी धातु भी शामिल है। चर्म शोधनशालाएं ऐसे कारखाने हैं जहां पशुओं की खाल को संसाधित कर चमड़े में बदला जाता है। इन शोधनशालाओं से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्ट के कारण जल स्रोतों, भूजल और कृषि भूमि को अपूरणीय क्षति होती है। खबर के अंत में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संवैधानिकीकरण यानी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्णय भी जान लेते हैं। पहला है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम राज्य 1988। इस निर्णय में स्वस्थ पर्यावरण में जीने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 का भाग माना गया था। दूसरा है MC मेहता बनाम भारत संघ 1987। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया था। और आखिरी है TN गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य 1996। इस निर्णय में हरे भरे क्षेत्रों के संरक्षण के लिए वन की परिभाषा का विस्तार किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वन की शब्दकोशीय यानी डिक्शनरी परिभाषा को अपनाने को कहा। इसका अर्थ है कि सभी हरे भरे क्षेत्र चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो और उनका स्वामित्व किसी के भी पास हो, वन माने जाने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर अंतः प्रजाति आनुवंशिक विविधता में गिरावट आई है।
यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में 3 दशकों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के प्राणियों, पादपों और कवकों की 600 से अधिक प्रजातियों की जांच भी की गई है। आनुवंशिक विविधता का अर्थ एक ही प्रजाति के भीतर मौजूद अलग अलग आनुवंशिक लक्षणों की विविधता से है। यह विविधता किसी आबादी के लिए बदलते पर्यावरण के प्रति अनुकूलन हेतु महत्वपूर्ण होती है। यह प्रजातियों की आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। आइए इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है आनुवंशिक क्षति का स्तर। अध्ययन की गई आबादी के 2/3 हिस्से में आनुवंशिक विविधता में गिरावट देखी गई। साथ ही आधे से भी कम हिस्से को संरक्षण के तहत शामिल किया गया है। दूसरा है प्रभावित दायरा। आनुवंशिक क्षति और किसी प्रजाति की IUCN स्थिति के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं है। साथ ही यह केवल दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है। आनुवंशिक विविधता की हानि विशेष रूप से पक्षियों और स्तनधारियों में अधिक देखी जा रही है। तीसरा है संरक्षण संबंधी उपाय। पर्यावास का पुनरुद्धार, रोग नियंत्रण और कैप्टिव ब्रीडिंग से आनुवंशिक क्षति की भरपाई करने में मदद मिल सकती है। आइए जैविक विविधता के संरक्षण हेतु शुरू की गई अलग अलग पहले भी जान लेते हैं। पहला है जैविक विविधता पर कन्वेंशन का कुनमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। इसमें सभी प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण का लक्ष्य शामिल है। दूसरा है स्वस्थानिक संरक्षण। इसमें संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रयास शामिल हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। तीसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें प्राणी उद्यान, जीन बैंक आदि शामिल है। चौथा है तकनीकी प्रगति। इसमें पर्यावरणीय DNA यानी कि eDNA, जीनोम अनुक्रमण, DNA बार कोडिंग जैसे प्रयास शामिल हैं। बात करें इसके निष्कर्ष की तो आनुवंशिक विविधता का संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखने और पर्यावरणीय परिवर्तनों से निपटने के लिए आवश्यक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखता है और प्रकृति से मिलने वाले लाभों को सुनिश्चित करता है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। विश्व आर्थिक मंच WEF ने चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क 2023-24 प्रभाव रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में प्रभावशाली पहलों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग तथा नवाचार, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीके आदि। चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस वर्ष अनुसंधान से संबंधित और प्रभाव डालने वाले 7 मुख्य विषयगत क्षेत्र हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के युग की शुरुआत, कृषि, स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी, एनर्जी ट्रांजिशन आदि। अब चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को समझें तो पहला है बेहतर परिवहन प्रणाली। सऊदी अरब में राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली में ऑटोनॉमस मोबिलिटी को एकीकृत करने से यातायात दुर्घटनाओं में कमी आई है, परिवहन की दक्षता में सुधार हुआ है और रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। दूसरा है वैकल्पिक प्रोटीन पहल। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पादपों से प्राप्त प्रोटीन और लैब में विकसित प्रोटीन स्रोतों जैसे नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। और तीसरा है किसानों के जीवन में सुधार करना। हाल ही में तेलंगाना में सागु बागु पायलट प्रोग्राम में लगभग 7,000 मिर्च उत्पादकों ने भाग लिया। इस प्रोग्राम ने दिखाया है कि कृषि प्रौद्योगिकी किसानों की आय में काफी सुधार ला सकती है तथा कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम कर सकती है। आगे बढ़ते हुए औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है भारत के लिए AI 2030 पहल। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। दूसरी है कृषि नवाचार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI for AI। इसे विश्व आर्थिक मंच और कृषि मंत्रालय की साझेदारी में शुरू किया गया है। और तीसरी है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप्स, मानव संसाधन और कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। अब इंडस्ट्री 1.0 से लेकर इंडस्ट्री 4.0 तक के सफर के विकास क्रम को समझते हैं कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने हमारी जिंदगी को बदला और कैसे टेक्नोलॉजी ने उत्पादन के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव किए। सबसे पहले 18वीं सदी के अंत में इंडस्ट्री 1.0 की शुरुआत हुई। यह दौर था मशीनीकरण का। उत्पादन में पहली बार मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। जल और भाप की शक्ति ने उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। इससे मैनुअल काम की जगह मशीनों ने ले ली और उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा।
फिर आया 20वीं सदी की शुरुआत का दौर, जब दुनिया ने देखा इंडस्ट्री 2.0 यानी विद्युतीकरण। इस दौर में बिजली के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। असेंबली लाइन का विकास हुआ, जिससे उत्पादन की गति और बढ़ गई। मजदूरों पर निर्भरता बनी रही, लेकिन अब फैक्ट्रियों में उत्पादन तेजी से होने लगा। 1970 के दशक की शुरुआत में एक और क्रांति आई, इंडस्ट्री 3.0 यानी ऑटोमेशन। यह वो समय था जब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। फैक्ट्रियों में अब स्वचालित रोबोटिक सिस्टम आ चुके थे, जिससे मैनुअल काम की जरूरत और भी कम हो गई। उत्पादन पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज हो गया। और अब हम हैं मौजूदा दौर में, इंडस्ट्री 4.0 यानी साइबर फिजिकल स्पेस। अब हम सिर्फ मशीनों पर नहीं, बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और साइबर फिजिकल सिस्टम CPS के जरिए भौतिक, डिजिटल और आभासी दुनिया को एक साथ जोड़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे गिनी गणराज्य की, जिसकी राजधानी कोनाक्री है। गिनी ने ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस यानी कि HAT के गैम्बियंस रूप को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इसे स्लीपिंग सिकनेस के रूप में भी जाना जाता है। आइए गिनी गणराज्य के बारे में जानते हैं। भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो गिनी पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। यह अटलांटिक तट पर स्थित है। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिम में गिनी बिसाऊ, उत्तर में सेनेगल, उत्तर पूर्व में माली, दक्षिण पूर्व में कोटे दी आइवर तथा दक्षिण में लाइबेरिया व सिएरा लियोन स्थित है। भौगोलिक विशेषताएं देखें तो जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय यानी गर्म और आर्द्र है। पर्वत श्रृंखलाएं देखें तो इसमें निम्बा, लोमा, फोटा जेलोन आदि शामिल है। इसकी प्रमुख नदियां नाइजर, गाम्बिया, बाफिंग, बाकोय आदि हैं। इसका उच्चतम शिखर माउंट निम्बा है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने वैश्विक खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी ब्लू हेलमेट को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु स्थायी साझेदारियों के निर्माण के महत्व को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक शर्त को संशोधित किया है। ये शर्तें लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में निर्धारित की गई थी। हाल ही में RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी RBI DPI जारी किया। RBI DPI का उद्देश्य भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाना और ऑनलाइन लेन देन को अपनाने के स्तर को मापना है। फिलीपींस ने कहा कि यदि चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक गतिविधियां बंद करता है तो वह टाइफून मिड रेंज मिसाइल प्रणाली को हटाने के लिए तैयार है। टेलीकॉम विवाद समाधान और अपील अधिकरण यानी TDSAT ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा स्पैम कॉल और मैसेज पर नियंत्रण न कर पाने के कारण दूरसंचार कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 के अंतर्गत INSV तारिणी पॉइंट नीमो से सफलतापूर्वक गुजरी। पॉइंट नीमो दक्षिणी प्रशांत महासागर में भूमि से सबसे दूरस्थ स्थान है। हाल ही में सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थानों यानी MII की वैधानिक समितियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के तहत MII को अपने प्रदर्शन और अपनी वैधानिक समितियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की नियुक्ति करनी होगी। हाल ही में एक रूसी परमाणु ऊर्जा संचालित जहाज 50 लेट पोबेडी कारासागर में एक मालवाहक जहाज से टकरा गया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।